हे गाइस, फाइनली ट्विटर को देख के इलॉन मस्क ने बोला तू चीज बड़ी है मस्क मस्क। और क्यों किया उन्होंने ऐसा? कितने टाइम से प्लानिंग चल रही थी? क्या ये घाटे का सौदा है या प्रॉफिट का सौदा है? क्या कोई इंडियन इसे खरीद सकता था? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस है। एक आम इंसान के लाइफ में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आम इंसान जो आज पेट्रोल और नींबू के दाम को लेकर परेशान है, लेकिन उसके दिमाग में $44 बिलियन का वो जो फिगर है ना, वो घूम रहा है। घूमे गई, घूम तो सकता ही, अभी पॉकेट में नहीं घूम सकता तो दिमाग में तो उतने जीरो घूम ही सकते हैं। तो इसके बारे में बात करने के लिए मैंने सोचा केवल भाई से कनेक्ट करते हैं। मीट केवल भानुशाली। वेलकम केवल भाई, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वन फाइनेंस, जो कि एक वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है और एक अमेजिंग इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम लोग आपसे आगे समझेंगे कि क्या है ये वन फाइनेंस। लेकिन उससे पहले ट्विटर का समझते हैं। ये बताओ पहले आप कि ये मस्क के लिए ये घाटे का सौदा है या सस्ते में मिल गया उसको ट्विटर? पहली बात तो सबसे पहले रौनक भाई, थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। एंड आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड अब थैंक यू। बात करते हैं ट्विटर की। इलॉन भाई ने ट्विटर खरीद लिया है। सो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। और इलॉन भाई, हाँ, ऐसे बाजू के इलॉन केबिन में बैठते हैं। इलॉन भाई, ये तो ये हमारी इंडियंस की सबसे बड़ी खासियत है। हम पीछे भाई ऐसे लगा देते हैं जैसे बस हम साथ में ही रहते हैं। सो इलॉन भाई ने ट्विटर खरीद लिया है। एक बहुत अच्छा मूव है। फायदे का सौदा या घाटे का सौदा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बट बहुत जरूरी सौदा था, ये मैं बता सकता हूँ। ओके। जहां तक बात करें 44 वैल्यूएशन की, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डॉलर के हिसाब से 3.5 लाख करोड़ के आसपास की ये वैल्यूएशन आपकी होती है। एंड ये काफी ज्यादा पैसा होता है, ऑल कैश डील है। तो इलॉन भाई को भी इतना पैसा जमा करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता है कि ऑल कैश डील बहुत कम होती है इतनी बड़ी। तो ये बहुत बड़ी ऑल कैश। ऑल कैश तो मतलब ये पैसा, पूरा पूरा रोकड़ा? पैसा देना पड़ेगा। ये कोई स्वैप डील नहीं है कि इसके एवज में जो ट्विटर के शेयर होल्डर हैं इनको टेस्ला और स्पेस एक्स के शेयर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये काफी पैसा देना पड़ेगा, बैंक में पैसा देना पड़ेगा। तो आज सुबह से काफी सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो हैं वो जुटे हुए हैं इस कोशिश में कि इलॉन भाई इतना सारा पैसा जमा कहाँ करेंगे। उनके बैंक अकाउंट में इस वक्त $4 बिलियन था। बाकी उनके पास हाँ। काफी दूसरा एसेट था, $12 बिलियन अभी तक जमा हो चुका है। ये अभी की करंट स्टैंडिंग ये है। तो इनको हाँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पैसा जमा करना है। तो ये काफी अच्छा, अच्छा केवल आपने रोमांचक। बोला ये बहुत जरूरी था, आपने बोला ये बहुत जरूरी था ये होना। किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे आप जरूरी था? ये सोशल मीडिया के हिसाब से आप बोल रहे थे या एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से बोल रहे थे? किस हिसाब से जरूरी था ये ट्विटर को खरीदना? इसके दो पहलू हैं। सोशल मीडिया के एंगल से भी ये काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ट्विटर के जो एल्गोरिथम्स हैं वो काफी क्लोज डोर में रहे हैं। ओपन एल्गोरिथम्स नहीं किया है इनको, अभी तक ओपन सोर्स नहीं बनाया। ये एक बहुत बड़ा कारण था। और जब आपको ध्यान होगा तो ये जो पूरा इलॉन मस्क या किसी को भी टेक ओवर हम्म। करने का ट्विटर के बारे में ख्याल तब से शुरू हो गया था जब से यूएस इलेक्शंस के टाइम पे काफी रोक लगाई गई थी काफी सारी चीजों पे। उसके बाद ट्विटर ने अचानक से अपनी पॉलिसीज अपडेट की थी। आप भी काफी ज्यादा आपके भी फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, तो आपने डेफिनेटली इसको अनुभव किया होगा कि काफी सारे वर्ड्स, काफी सारी चीजों को ट्विटर ने बैन करना शुरू कर दिया था, जिसको हम पोलिसिंग कहते हैं, सोशल मीडिया पोलिसिंग। तो ट्रम्प से लेकर के बहुत सारे ऐसे अकाउंट थे जो अचानक से बैन होना शुरू हो गए थे। उसके अंदर कुछ कुछ हमारे इंडिया के भी फेमस फेमस अकाउंट्स हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट काफी सारे ऐसे सेलिब्रिटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हैं जिनको बैन कर दिया गया था। तो ये फ्रीडम ऑफ राइट। स्पीच को लेकर के बहुत ज्यादा इसके ऊपर कंट्रोल आ गया था ट्विटर के कारण से। और इसका सबसे बड़ा रीजन था ट्विटर का जो बोर्ड है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच से ज्यादा अपने शेयर प्राइस को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस था। हम्म। तो इसकी ओके। वजह से वो कहीं भी ऐसे नहीं फंसना चाहते थे कि जहां पे कोई देश हमें बैन कर दे, कोई गवर्नमेंट हमें हम्म। बैन कर दे, कोई पर्टिकुलर एक मूवमेंट हमारे खिलाफ चल जाए तो हमारी शेयर प्राइस नीचे आ जाएगी। इन सब चीजों को लेते हुए जब वो डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश में लग गए, जी। ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एक
बैक सीट लेता हुआ दिखाई दे गया, राइट। तो राइट। डेफिनेटली उस कारण से सोशल मीडिया एंड ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के हिसाब से बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं इलॉन भाई के लिए, उनके लिए क्यों जरूरी था। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी इसीलिए था क्योंकि अगर उनके बिजनेसेस आप देखो, फिर चाहे वो टेस्ला हो या स्पेसएक्स हो, ये दोनों बिजनेस कंप्लीटली एंटीथीसिस पे है। मतलब आज दुनिया की सबसे बड़ी जो कार मैन्युफैक्चरर थी, या जो दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है, वो ऑयल रन है, राइट। हम बात समझते ही हैं कि ऑयल कितना बड़ा एक ड्राइवर है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, और जिसके अंदर ऑटोमोबाइल कंजम्पशन इज आल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट कंजम्पशन फॉर ऑयल, राइट। पैसेंजर कार एक बहुत बड़ा कंजम्पशन है जो क्रूड ऑयल है इसका। तो उसके कारण से जो टेस्ला है, जो कंप्लीटली एंटीथीसिस है, ऑयल के अगेंस्ट में काम करती है, तो बहुत सारे ऐसे लॉबिस्ट हैं जो नहीं चाहते कि टेस्ला या ईवी रिलेटेड स्पेस इतनी ज्यादा आगे जाए, राइट। तो वो पब्लिक नैरेटिव और पब्लिक ओपिनियन टेस्ला के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और टेस्ला को अगर अपनी बात लोगों तक रखनी है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट मीडियम चाहते थे। व्हाट बेटर देन ट्विटर, जहां पर बहुत सारा इन्फ्लुएंशियल एंड इंटेलेक्चुअल क्राउड है। तो उस हिसाब से इलॉन को ये सस्ता पड़ा क्या डील फिर तो? वैल्यू वाइज सस्ता पड़ा, वैल्यू वाइज वैल्यू वाइज डेफिनेटली सस्ता पड़ा, सस्ता हाँ। पड़ा, अच्छा, इतना तो मेरा एक चलता। दोस्त पूछा था इसमें इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है क्या? वहां वहां जीएसटी है नहीं अभी तक। अभी 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 मोदी सिर्फ इंडिया में है, तो आपके दोस्त को कहिएगा कि एक आध और यूएक्स इलेक्शन जाने दे, फिर वहां पे कुछ और होगा। अच्छा, इधर की पब्लिक के दिमाग में ना और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई इंडियन इसको ले सकता था क्या? अंबानी जी अडानी जी को लेना चाहिए था क्या, और ले सकते थे क्या? मतलब ले सकते थे लीगल एंगल से। लीगल एंगल से उसको लेने का एक तरीका होता है, उनको वहां पे एक लोकल बॉडी बनानी पड़ती है, एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, टू एक्वायर एनी सच थिंग। और फाइनेंशियल स्टैंडिंग वाइज लेना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इतना ज्यादा लिक्विड कैश है नहीं, ना अंबानी भाई के पास है, ना अदानी भाई के पास है अभी तक। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अभी मुश्किल था, बट आई एम श्योर आगे हाँ, जाकर के डेफिनेटली पॉसिबल होगा। बट इंडिया में पोटेंशियल है अपना खुद का ट्विटर बनाने का। ओके, सो ये रौनक आप बहुत ही डीप सवाल पूछ रहे हैं। इंडिया में पोटेंशियल, कैपेबिलिटी और जरूरत तीनों है। वाह। अच्छा, पराग भाई का क्या सीन है अभी? उनका क्या होगा अभी? पराग पराग भाई का सीन ऐसा है क्योंकि कि हमने भाई बहुत वो, हमने बहुत ओन कर लिया था, अरे अग्रवाल जी का लड़का आ गया है तो अपना, मतलब नहीं तो फुल सॉलिड कनेक्शन। अग्रवाल जी का लड़का नहीं तो शर्मा जी का लड़का सही, है ना। होगा तो इंडियन, वो बात हमारी हो चुकी है कि भाई होगा तो इंडियन ही। अच्छा। उसमें ओ। उस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इंडियंस विल बी लीडिंग ऑल दिस कंपनी स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि अगर ये सारी ग्लोबल कंपनीज नहीं चाहती कि कोई भी इंडियन कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए इनका, स्ट्रेटेजिकली, चाहे आप मास्टर में देख लीजिए, चाहे आप गूगल में देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट में देख लीजिए, अडोबी में देख लीजिए, ट्विटर में देख लीजिए, ये जो जितने इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, इनको सीईओ बनाने का जो ये पूरा मैकेनिज्म है, ये बहुत ही सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव है। ये कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में 50% से ज्यादा यूजर किसी भी इन प्रोडक्ट्स के इंडियंस हैं। तो उनको ध्यान राइट। में रखते हुए, ताकि राइट। कहीं ना कहीं कोई अडानी अंबानी ड्रिवन कंपटीशन खड़ा ना हो जाए। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव। और ये आप देख ही रहे हैं, आज अमेजोन के अंदर नहीं है कोई ऐसा, तो रोज हम खबर में देख ही रहे हैं कि मुकेश भाई ने अमेजोन को यहाँ पछाड़ दिया, मुकेश भाई ने अमेजोन को वहां पछाड़ दिया। तो ये होता रहेगा। सुपर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है रिटेल इन्वेस्टर से जुड़ा हुआ कि इस न्यूज के बाद क्या ट्विटर में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए? ट्विटर में इन्वेस्ट करना रिटेल इन्वेस्टर के लिए, देखिए मेरा अपना पर्सनल, जो हम वन फाइनेंस के अंदर भी कर रहे हैं, ये जो रैंडम इन्वेस्टिंग जो हो रही है इस वक्त भारत हम्म। में, स्पेशली मिलेनियल्स के लिए, ये मेरा मानना है बहुत ज्यादा डेंजरस है और घातक है, क्योंकि इन्वेस्टिंग या ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग, ये आपके काफी सारे स्टेजेस को ध्यान में रख के की जानी चाहिए। परफेक्ट। एंड में वन फाइनेंस क्या कर रहा है अभी, और वो कैसे हेल्प कर रहा है इन्वेस्टर्स को? वन फाइनेंस इज द फर्स्ट ऑनेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया,
ठीक है। इतने सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है रौनक भाई, आपसे काफी इस चीज में सलाह भी लेंगे, आपकी मदद भी लेंगे। जो आज तक जो मिडिल क्लास, जो अपर मिडिल क्लास ऑफ इंडिया है, ये सिर्फ एक गिनी पिग बन के रह चुका है। हर आदमी आता है, इसको कोई ना कोई माल बेच के चला जाता है। ठीक है। तो वन फाइनेंस का एक ही मिशन है कि हम कोई सेल्स नहीं करेंगे, हम सबसे पहले आपके साथ जो जो हुआ है आपका वो एनालिसिस करके एक डायग्नोसिस, एक फैमिली डॉक्टर की तरह पहले डायग्नोसिस करके उसी के बाद रिकमेंडेशन देंगे। उसके लिए जो हमारा पहला ऑफरिंग है वो फाइनेंशियल एडवाइजरी का है, फाइनेंशियल प्लानिंग का है। तो उसके ऊपर डीप में चर्चा करेंगे, बट बेसिक इतना ही है कि एक ऑनेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, जहां पे जो कस्टमर रहेगा उसके साथ किसी भी तरीके की शातिर सेल्स स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई जाएगी, कोई कैशबैक्स नहीं होंगे, कोई फोमो नहीं क्रिएट किया जाएगा। फाइनेंशियल वेलबींग की बात है, एंड उसी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच केवल भानुशाली, को फाउंडर एंड सीईओ वन फाइनेंस, जिसके बारे में एंड में हमने बात भी करी। आगे भी आपसे और भी टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इस ट्विटर वाले टॉपिक पे अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में इनसे जरूर सवाल का भी जवाब लेंगे। वेल, अपना ख्याल रखिए। और केवल से अगर आपको अलग से भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो उनका सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं या डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जल्दी मिलते हैं।